आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक मुल्क और दो कहानियां। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे दो दस्तूर हैं। गरीबों के लिए और कानून है और अमीरों के लिए और कानून। अफलातून ने कहा था कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसे अमीर चीर फाड़ कर आगे निकल जाते हैं। ये अगर मिसाल किसी पे सादिक आती है तो वो सोनी धरती है। अब मैं आपके सामने एक वाकया रखने जा रहा हूं। आज से कुछ अर्सा पहले नताशा नामी खातून ने ताकत और पैसे के नशे में दिन दिहाड़े एक स्कूल टीचर बाप और उसकी मेडिकल की स्टूडेंट बेटी को गाड़ी के नीचे कुचल कर कत्ल किया और फिर मीडिया के जानिब विक्ट्री का निशान बनाया कि मैं जानती हूं कि रियासत मेरा क्या उखाड़ लेगी। रेंजर्स ने उसे हिसार में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि ये भी किसी ताकतवर की औलाद थी। अपनी थी या नहीं ये नहीं पता चल सका। आज जो कुछ उम्मे रुबाब के केस में हुआ वो गलत नहीं है, क्योंकि यही आम पाकिस्तानी की तकदीर है। पाकिस्तान सिर्फ करप्ट और जालिम हुक्मरानों की जन्नत है, जहां आम आदमी की हैसियत बस एक चुनटी जितनी है, जिसे जब जी चाहे ताकतवर कुचल सकता है। ये पाकिस्तानी जर्नैलों का जंगलिस्तान है। ये जनरल आसिम मुनीर का विजन है। यहाँ का वडेरा सरदार चांडियो 4 बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करके अदालत से बाइज्जत बरी होकर पुलिस स्टेशन के सामने हवाई फायरिंग करके पाकिस्तानी अदालतों, कानून और आइन पर पेशाब करता गुजरता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये जो वडेरे हैं, ये जो जागीरदार हैं, ये जो गद्दी नशीन हैं, इनके पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और ये उनके नुमाइंदे हैं और ये वक्त पड़ने पर उनके काम आते हैं। बाज लोग कह रहे हैं कि चांडियों ने बरी होने के बाद तकरीबन 800 जो फायर थे वो किए। उम्मे रबाब ये एक बिल्कुल छोटी सी लड़की थी और केस लड़ते लड़ते ये खातून में तब्दील हो गई और जब फैसला आया तो फैसला आपके सामने है। उम्मे रुबाब के खानदान को कत्ल कर दिया गया, लेकिन सरदार चांडियो, जिस तरह मैंने कहा कि पूरे कानून, आइन, या आफरीदी, मीनुद्दीन खान, सरफराज डोगर के सर पे पेशाब करता हुआ बाइज्जत बरी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 1 अप्रैल 2026 का दिन है और बुध है। आज बुध है। आज आप लोगों ने ख्याल भी करना होगा, हर तरफ से कोई आपको मैसेज आ सकता है। अभी कई जाहिल मौजूद हैं जो 1 अप्रैल या अप्रैल फूल मनाते हैं। आपने किसी को मैसेज नहीं करना और अगर कोई आपको मैसेज करे तो उसे तगड़ा जवाब देना है। किसी दिन आपको अप्रैल फूल की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि ये असल में है क्या और अंधाधुंध लोग इसकी तकलीद करते हैं। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन खबरें, आज का पहला वीलॉग, आज आपसे पहली मुलाकात। और लेकिन उससे पहले आपसे 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये है कि आप वीडियो पे या चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह फील द डिफरेंस, आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप वीडियो वॉच किया करें, सब्सक्राइब करके भूल न जाया करें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पूरी वीडियो जो है वो वॉच किया करें। आप पिछली वीडियोस देख लें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि चैनल की रीच क्यों कम हो गई है बैठे बिठाए।
लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यूज़ की जो तादाद है या जो फिगर है वो कितना है, ये आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त है वो ये कि जब तक चैनल अपनी पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, आपने आम बंदे की आवाज़ सुननी है, आपने अपनी आवाज़ सुननी है। आपके दिल में जो कुछ है, आप चाहते हैं कि वो चीख कर बताया जाए, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मेरे ज़्यादातर जो टारगेट होते हैं, मुखातिब होते हैं, वो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहन भाई, माएँ, बुजुर्ग वो होते हैं। बहरहाल जो भी आप कर सकते हैं वो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आराम से गुलशन का कारोबार चल सके। आज सबसे पहली एक दिलचस्प खबर आपके सामने रखनी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। पाकिस्तान कलमे के नाम पर वजूद में आया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब से आपने होश संभाला आपने ये सुना। लेकिन आज आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूं कि पाकिस्तान के पहले जो दो आर्मी चीफ थे, जनरल डगलस ग्रेसी और जनरल फ्रैंक, ये दोनों ईसाई थे और ये दोनों गोरे थे। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि बुनियाद किस तरह पड़ी, कहाँ से पड़ी और किसकी सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। आज तक आप अपने जर्नैलों को जो है वो देख सकते हैं। इब्तदाइया में एक वाकया आपके सामने रख दिया। उसके बाद जो अगली खबर है वो डॉक्टर हफीज पाशा, ये साहब का वजीर खजाना है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड से बहुत ज्यादा हैं और हुकूमत ने पैनिक में आकर, परेशान होकर यकमुश्त कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी और हुकूमत ने खुद अरबों रुपए जो है वो लोगों से कमा लिए। तो पाशा साहब को बताना था कि जितना माल ये हड़प कर रहे हैं उतना माल तो फिर कोई नहीं हड़प कर रहा ना। मैंने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री ने जो है ना वो 11 अरब का जहाज लिया। इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं, ओरिजिनल जमहूरियत है और वो जो वज़राए आला हैं वो ओरिजिनल जीत कर आए हैं। उनमें से किसी के पास, यानी 30 से ज्यादा रियासतें हैं, किसी के पास गल्फ स्ट्रीम 5 नहीं है। आप अंदाजा करें। यानी मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो है बहुत कम ये गल्फ स्ट्रीम 5, ये अयाशी का उड़ता महल इस्तेमाल होता है। उसमें एक पाकिस्तान की मुख्यमंत्री भी हैं। अब एक और मैंने पहले भी आपको खबर दी थी, अब इस खबर की तस्दीक हो गई है कि जो उस जहाज की नेविगेशन है वो बटन बंद कर दिया गया है। हालांकि ये बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है, लेकिन बंद कर दिया गया है। इससे क्या होता है? इससे अब ये होता है कि जहाज का पता नहीं चलता, जहाज कहां से उड़ा, कहां पे गया, कहां पे खड़ा है, अब पता नहीं चलता। क्योंकि ऑस्ट्रिया वाले स्कैंडल के बाद हनिया मुनिया और वहां पे खड़ा रहा, वहां पे क्यों गया, कौन गया, तो उसके बाद ये मोहतात हो गए और इन्होंने उसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो बंद कर दिया। अब जहाज जहां जाता है उसका पता जो है वो नहीं चलता। उसके बाद गार्डियन बहुत प्रोमिनेंट अखबार है, इसने मार्को रूबियो की एक डिप्लोमेटिक केबल लीक की है। मार्को रूबियो कह रहे हैं उसमें कि जो बयानिए की जंग है उसमें ईरान जीत रहा है और ये बयानिया ज्यादातर एक्स पे बन रहा है, ट्विटर पे। वैसे भी अगर आप तकाबली जायजा लें तो ट्विटर पे निस्बतन काफी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो वो वहां पे बयानिया बना लेते हैं। अब मार्को रूबियो अपने तमाम सफारत खानों को कह रहे हैं कि वो पैसे लगाएं, वो स्पॉन्सर करें और ऐसे लोगों को लाएं एक्स पे और उनको प्रमोट करें जो अमरीकी बयानिए को बयान करें। और आप ये भी जानते हैं कि जो एक्स है या साहब का ट्विटर है वो इलोन मस्क का है। इलोन मस्क किस किस्म की ज़हनियत रखता है ये आप जानते हैं। यानी वही माल, जिस तरह पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और पाकिस्तानी सहाफ़ी वैसे भी ज़्यादातर ईरान की मुखालफत कर रहे हैं। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें।
मार्को रूबियो की केबल कह रही है कि माल लगाओ, खुला माल लगाओ, और ये इतना खुला माल लगाते हैं, इतना खुला माल लगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आपके एंकर बैठे ना टीवी पे, इनके कभी आप घर देखें, कभी इनकी गाड़ियां देखें, आपकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाएंगी। हम भी काम करते हैं, उनसे ज्यादा रिस्की काम करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन ये मार्को रूबियो की केबल लीक हुई है। उसके बाद जो अगली खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा पाकिस्तान में मिस्र के वजीर खारजा है, सऊदीया के वजीर खारजा है, तुर्किया के वजीर खारजा है, बड़ी वो बांदर की तरह उछल कूद एक दरख्त से दूसरे दरख्त। आपने एक बात नोट की है, वो बात ये है कि आपको इसमें कोई वर्दी वाला जो है वो नजर नहीं आया, वर्दी वाला। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जो कि 100% होने थे और जो हो भी गए, क्योंकि ईरान शामिल ही नहीं था, तो वर्दी वालों का ख्याल था कि हम अमेरिका के सामने क्या जवाब देंगे। अगर कल को कोई बात होती है तो हम हस्बे मामूल जो हमारा 78 साल से वतीरा रहा है कि हम सब कुछ सिविलियन के खाते में डाल देंगे कि ये तो सागदार कर रहा था, ये तो शहबाज शरीफ कर रहा था, ये 78 साल से ऐसा कर रहे हैं। कोई अगर काम हो, मई में इंडिया के साथ झड़प हो तो खुद फील्ड मार्शल बन गया, कोई ब्लंडर हो जाए तो सिविलियन ने किया। यानी भुट्टो साहब के साथ बराबर के शरीक थे याया खान मशरकी पाकिस्तान में। भुट्टो साहब फांसी पे झूल गए, याया खान एजाज के साथ दफन हुए, क्योंकि भुट्टो साहब ब्लडी सिविलियन थे। अब इन फौजियों की वारदात पे आपने एक और तजिया मुलाजा करना है, और ये तजिया किया है अमेरिका में मुकीम अरब स्कॉलर, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और तजिया कार समी हामदी, समी अल हामदी का इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा से मुतल्लिक आर्टिकल ट्वीट भी उन्होंने ये कर दिया है। एक बरादराना याद दहानी, ये लिख रहे हैं समीउल हामदी, ठीक है जी। बरादराना याद दहानी वो क्या करा रहे हैं पाकिस्तानियों को? किसी भी मुसलमान पर ये लाजिम नहीं है कि वो साबिक आर्मी चीफ बाजवा और हाफिज आसिम मुनीर के, हाफिज को उन्होंने कामाज में लिखा है, हाफिज आसिम मुनीर के इमरान खान को जेल में डालने के फैसले का किसी भी तरह दिफा करे। कोई भी पाकिस्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान गवाह हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी नाइंसाफी का दिफा करने का पाबंद नहीं है, ज़हन में रखें जी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, यह है सूरह मायदा, क्या कहते हैं अल्लाह पाक? ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देते हुए मजबूती से खड़े हो जाओ, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम अदल छोड़ दो। अदल करो, यही तकवा के करीब तर है। जनरल आसिम मुनीर जाती दुश्मनी में कहां पे पहुंच गए? न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया भी जी। तकवा के करीब तर है, और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। किसी भी मुसलमान पर, किसी भी, बाखबर है ये आयत थी, किसी भी मुसलमान पर यह लाजिम नहीं है कि वो इस तरह की लफ्जी ड्रामेबाजी, शोबदाबाजी करे कि बाजवा और आसिम मुनीर का कोई गैर मुनसिफाना फेल महज इसलिए जायज है कि ये सियासत है, या ये कि इमरान खान के इक्तदार में आने के लिए पहले खुद उनसे डील की थी। ये कोई दलील नहीं है कि आप ये दलील करें। सारे पटवारी आपको यही दलील देंगे कि जी इमरान खान ने डील की। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इमरान खान ने कोई डील नहीं की, कतई तौर पे उसको लोगों ने वोट डाले थे। और एक पाकिस्तान में एक और बात की जाती है, बड़े पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, ये सियासत है।
تو سیاست کیا مطلب ہے؟ یہ سیاست ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست نہیں کی تو جھوٹ بولا انہوں نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ 4 خلفاء نے سیاست نہیں کی، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے عدت کے کیس بنائے۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہ سیاست ہے، یہ پاکستانی سیاست ہے جی۔ کسی مسلمان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ افراتفری کے خوف سے کرپشن اور ظلم کا انتخاب کرے کہ ملک میں افراتفری ہوگی جی، ہو آسمان گر پڑے، پھر بھی ہم کرپشن کو اور لا قانونیت کو سپورٹ جو ہے اور ظلم کو نہیں کریں گے، یا اپنی خداداد عزت نفس کو فوجی بوٹوں کے سامنے سرنگوں کر دے۔ کیوں کر دے بھائی؟ کون ہوتے ہیں فوجی یا جرنیل؟ ہم ان کے بوٹوں کے نیچے اپنی عزت نفس جو ہے وہ قربان کر دیں۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی پہلے ظلم کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی دوسرے ذلت کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب ڈسمس کیا گیا وہ کوئی ظلم نہیں تھا، اور خالد بن ولید کی کوئی ذلت نہیں تھی، وہ خلیفت تھے، وہ اتھارٹی تھے، انہوں نے ڈسمس کر دیا، دیٹس اٹ، ہٹا دیا۔ کسی ریاست کی سلامتی کا تحفظ سب سے پہلے فوج نہیں، یہ غور کرنا ہے، بلکہ عدل و انصاف کی پاسداری کرتی ہے، فوج نہیں کرتی۔ قطعی طور پہ سویڈن کی کتنی فوج ہے، ڈنمارک کی کتنی فوج ہے، نیوزی لینڈ کی کتنی فوج ہے؟ فوج تو حفاظت کرتی نہیں ہے، حفاظت تو عدل و انصاف کرتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کو خراسان کے ایک گورنر نے خط لکھا، سننا ہے، اور شکایت کی کہ وہ ایسے سرکش قبائل کے نرغے میں ہیں جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس نے خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ ریاست کو مزید افواج سے مضبوط کرنے کے لیے فوجی اخراجات اور سیکیورٹی فورسز بڑھائی جائیں، دفاعی بجٹ بڑھایا جائے، فوجی بڑھائے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو خط آتا ہے، جواب ذرا سنیے گا جی۔ خلیفہ نے مزید فوج بھیجنے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ ریاست کو عدل و انصاف کے ساتھ مضبوط کرو، قلعہ بند کرو، عدل اور انصاف کو رائج کرو، ریاست مضبوط ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کی کتنی ہی بڑی افواج انصاف پر مبنی چھوٹی قوموں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ روم، فارس، کیسر، کسرا، مصر، یہ سارے آپ تاریخ میں پڑھ لیں۔ پاکستان کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ بھارت یا اس کے پڑوسیوں سے نہیں ہے، اسے اصل خطرہ کرپشن، ناانصافی اور قومی سلامتی کے نام پر ظلم کو معمول بنانے سے ہے۔ کتنے لوگ جیلوں میں بند ہو گئے، کتنے لوگ قتل ہو گئے، قومی سلامتی ہے جی۔ محمود نیادی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، میں کیا خطرہ ہوں قومی سلامتی کے لیے؟ میری کیا اوقات ہے؟ انصاف کریں، عدل کریں، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، عدل کریں جی۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ ظلم تہذیبوں کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ مقدمہ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون۔ اگر انجوائے کرنا ہے لٹریچر تو پڑھیں، میرے پاس تو پڑھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ظلم تہذیبوں کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 4 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ظلم، معیشت تباہ، عدالت تباہ، وکالت تباہ، سیاست تباہ، روزگار تباہ، ہر چیز تباہ ہے، سب کچھ جنرل اسمبلی نے تباہ کر دیا۔ پاکستان کا درد رکھنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو یہ بتائیں کہ ایک بے گناہ آدمی کا جیل میں ہونا ضروری ہے یا استحکام اور قومی سلامتی کا تحفظ کا قدرتی نتیجہ ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جی وہ شخص قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور دلائل دیتے ہیں جی۔
पाकिस्तान का असल खैर खा वो है जो हर जगह नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा ताकि इस तहजीबी तबाही को रोका जा सके, जिसकी पेश गोई इब्न खल्दून और बड़े तारीखदान ने की। अल्लाह पाकिस्तान को इस सबसे बड़े खतरे से महफूज रखे जिसका उसे आज सामना है, यानी जुल्म का सामना है, नाइंसाफी का सामना है। जो जज हैं वो सरकारी मुलाजिम बन चुके हैं, जिस तरह सुथरा पंजाब के मुलाजिम हैं, जिस तरह कॉरपोरेशन के मुलाजिम होते हैं। यानी सरफराज डोगर ने बजाय इमरान खान को रिलीफ देने के कल उसने क्या चाल चली? उसने ये चाल चली कि हम जी मेन अपील सुनते हैं, अब मेन अपील पे इमरान खान को सजा दी जाएगी। और हुकूमत पहले कानून साजी कर चुकी है कि ये जो नजरसानी है ये आईनी अदालत में जाएगी, और दुनिया के गलीज तरीन लोग, दुनिया के झूठे तरीन लोग, दुनिया के गैरत से आरी लोग वो आईनी अदालत में बैठे हैं, वो इस पे स्टैम्प कर देंगे। तो पाकिस्तान का मसला जुल्म है, पाकिस्तान का मसला नाइंसाफी है, पाकिस्तान का मसला मैशत नहीं है, पाकिस्तान का मसला वो लोग हैं, वो जर्नैल हैं जो जुल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कल की वारदात देखते हैं। कल क्या होता है? कल हस्बे मामूल इमरान खान की बहनें वो अडयाला पहुंचती हैं और हस्बे मामूल रुकावटें होती हैं, हस्बे मामूल उनके साथ बदतमीजी होती है, हस्बे मामूल अपने प्लांटेड साफियों से उनसे सवाल कराए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इमरान खान की बहनें, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि इमरान खान की बहनें चुप कर गई हैं। उनकी चुप मायूसी है, मायूसी लीडरशिप से कि ये गए, यानी ये सुहेल आफरीदी है, ये बैरिस्टर गौहर है, ये महमूद खान अचकजई है और ये इलामा राजा नासिर अब्बास है, ये सारे फारिग हो गए हैं। यानी कल परसों असदुल्ला खान रिपोर्ट करते हैं कि महमूद खान अचकजई वो कौमी असम्बली में लड़ रहे हैं कि अभी तक उनको गाड़ियां नहीं मिली एज ए अपोजिशन लीडर, अभी तक उनको स्टाफ नहीं मिला, 16 बंदों का स्टाफ अपोजिशन लीडर का। और वकार मलिक कहते हैं कि मुझसे आप हलफ ले लें महमूद खान अचकजई खुद फॉर्म 47 पे जीते हैं, ये वकार मलिक का दावा है। अब एक सीट है कौमी असम्बली में, इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बना दिया और अब वो लड़ रहे हैं कि मेरी गाड़ियां, इतनी ये गाड़ियां पाकिस्तान को कहां लेके जाएंगी? गाड़ियां नए मॉडल की गाड़ियां, काली गाड़ियां, ड्राइवर गाड़ियां, स्टाफ 16 बंदों का स्टाफ। आप अपोजिशन लीडर का चैम्बर देखें, आप हैरान रह जाएंगे। अब बरतानिया का ना यूट्यूब पे मेरी फरमाइश पे यूट्यूब की बरतानिया की असम्बली निकालें, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे सिटिंग प्लान देखें, बेंच लगे हुए हैं। आप इंडिया की निकालें और आप इस मकरूज मुल्क की कौमी असम्बली निकालें, सेनेट निकालें, क्योंकि वहां पे इन्होंने बैठना होता है। इन्होंने जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जिन बेंचों पे बैठ के बरतानिया ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, वो बेंच देखें और इनकी आप सीटिंग प्लान देखें। तो सुहेल आफरीदी भाग गया, फरार हो गया। इलामा राजा नासिर अब्बास करबलाई करते वो भी गायब है। महमूद खान अचकजई मिशर वो भी गायब है। बैरिस्टर गोबर का तो या गौहर का आपको पता है। अब इमरान खान की बहनें हैं, इमरान खान है, अडयाला जेल है और आम लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि आम लोगों को इतना डराया गया है। अब आप कहें कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है तो झूठ है। इमरान खान की मकबूलियत 80-90% है। लेकिन अब किया क्या जाए कि हर बंदा जो है वो खौफजदा है, हर बंदा डरता है। कल मैंने आपके सामने रखा था कि जितने लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं ना, इतने लोग बाहर आ जाएं तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बाय डिजाइन ऐसा कुछ किया, यानी यहां तक कहा जा रहा है कि अब फिर 70 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के चक्कर में है।
تو حکومت ڈر رہی ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے آپ بڑھائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ان کو اتنا جاکھا کھل گیا ہے، اتنا جاکھا کھل گیا ہے کہ وہ اب کہتے ہیں بڑھائیں، آپ کوئی باہر آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ انسان مارنا، ایک چونٹی مارنا، ایک مچھر مارنا برابر ہو چکا ہے۔ تو اب عمران خان کی بہنیں کیا کریں؟ یعنی 3.5 سال میں جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، کبھی بھائی کے ساتھ کسی دورے پہ نہیں گئی، سارا پارٹی نے اٹھا کے ان بزرگوں پہ ڈال دیا۔ ہر بہن تقریباً 70 سال کی ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وزیر فواد چودھری تھا، گورنر عمران اسماعیل تھا، تبدیلی آئی رے، فروخ حبیب وزیر اطلاعات تھا، کدھر گئے؟ اسد عمر وزیر خزانہ اور پلانٹ ڈویژن کا وزیر تھا، کدھر گئے؟ اب سارا کچھ انہوں نے شفٹ کر دیا ہے بوڑھی بہنوں پہ کہ بس اب آپ آگے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ جرنیلوں کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوتے تو سارے جیل میں ہوتے۔ ان کا باہر ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جرنیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ون ٹو ون سارے۔ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بارے میں اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی پارٹیاں علیحدہ ہیں، وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ آخری امید جو لوگوں نے باندھی تھی تو وہ سہیل آفریدی سے تھی۔ سہیل آفریدی ایک بندے کو وزیر نامزد کرتے ہیں اور بیوروکریسی کہتی ہے اگر یہ بندہ وزیر بنا تو ہم کام نہیں کریں گے، اور سہیل آفریدی وہ نام واپس لے لیتے ہیں۔ اب سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صوبہ چلانا ہے، صوبہ گنڈا پور وہ آفریدی سے اچھا چلا رہے تھے جرنیلوں کے ساتھ مل کر۔ بہرحال یہ سارے لوگ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل خبر پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کھلتی ہے یا نہیں کھلتی، ہم کچھ عرصے تک جنگ ختم کر دیں گے۔ انہوں نے 1 یا 2 ہفتے کی جو ہے نا وہ بات کی ہے، لیکن اس 1 یا 2 ہفتے میں وہ پھر بھی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ چائنا کے جو اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں وکٹر گو، ڈاکٹر گو جو ہے یہ چائنی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہوا ایران پہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے ایٹم بم امریکہ کے پاس تھا جب اس نے جاپان پہ استعمال کر لیا، اب بہت سارے ملکوں کے پاس بہت سارے ایٹم بم ہیں۔ وکٹر گو واضح طور پہ میڈیا پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ایران پہ اگر ایٹم بم یوز کیا گیا تو پھر اسرائیل بھی نہیں رہے گا۔ یہ وکٹر گو آپ سن لیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، وہ واضح کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین اور جو رشیا ہے وہ ایران کو کسی صورت گرنے نہیں دیں گے۔ اب ٹرمپ کہتا ہے آبنائے ہرمز کھلے یا نہ کھلے وہ جنگ بند کر دیں گے، تو آبنائے ہرمز تو پہلے کھلی ہوئی تھی، کس نے بند کی تھی؟ اور اگر یہ لانتی یہ جان چھوڑ جائیں ایران کی تو وہ جو یورپ ہے یا دوسرے ممالک ہیں وہ ایک فون پر کھلوا لیں گے۔ ایران کا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اب ایران جو ہے وہ باسفورس کی طرح یا نہر سوئس کی طرح وہ چنگی لے گا، لینی بھی چاہیے۔ ایران کا جتنا نقصان ہو گیا ہے تو اب چاہے جہاز چین کا ہو چاہے جہاز کسی بھی ملک کا ہو وہ پیسے لے، وہ ٹول ٹیکس لے وہاں سے جہاز گزارنے کا۔ اب ٹرمپ کی یہ حالت ہے کہ رپورٹ آ رہی ہے کہ ایران کی کارکردگی دیکھ کر نا، حالانکہ امریکہ بہت دور ہے، ایران کی کارکردگی دیکھ کر وائٹ ہاؤس کے جو شیشے ہیں وہ بلٹ پروف کیے جا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کی جو چھت ہے وہ ڈرون پروف کی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے مزاحمت کا اثر، یہ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کو نہیں پتا کہ مزاحمت بڑی زبردست چیز ہے، اور پھر مزاحمت اور قربانی وہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ اب جان چھڑا رہا ہے۔ اس نے جنگ کس بیس پہ شروع کی تھی آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ایران میں مولویوں کا رجیم چینج کرنا ہے۔ رجیم چینج کدھر گیا؟
सईद अली खामेनेई शहीद हुए, कोई शक नहीं है। अली लारिजानी शहीद हुए, कोई शक नहीं है। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप को कोई बाजवा नहीं मिला, कोई जो है वो मादोरो का गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिला। हालांकि क़यादत गाजर और मूली की तरह कटती रही, लेकिन ईरान इंटैक्ट रहा। ईरान की जो चेन ऑफ कमांड थी वो बरकरार रही, जो अभी तक बरकरार है, जो रिटेलिएट कर रही है, जो जवाब दे रही है। ईरान ने बाजी पलट दी है। जब तारीख लिखी जाएगी तो ईरान को फातेह लिखा जाएगा। अमेरिका को वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह शिकस्त खुर्दा लिखा जाएगा। अब ट्रंप खुद कह रहा है कि हम जो है वो जंग बंद कर रहे हैं। ये होती है मुज़ाहमत, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ईरान ने कोई गाना जारी नहीं किया, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है या हमने दुश्मन के बच्चों को अफसर बनाना है, बड़ा दुश्मन बना, कोई गाना नहीं, कोई सैर अली बग्गा नहीं, कोई नूरजहां नहीं। उन्होंने ठोकना पसंद किया और ठोका। और अब व्हाइट हाउस के शीशे बुलेट प्रूफ किए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है यकतरफा तौर पे कि हम जो है वो जंग बंद कर देंगे, अब नए हुर्मुज़ खुले या न खुले। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।